Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. And now today we'll start for federalism, and this lecture number is 2. Now let's start. What makes India a federal country? कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री बनी? तो इंडिया हैड emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. बहुत स्ट्रगल के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंस नेशन बनी और इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और रिलीजन्स को लेकर ये आप सबको पता है। तो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ स्टूडेंट कि सर्वर प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया थी पाकिस्तान था और प्रिंसली स्टेट थे, इनको एक फ्रीडम दी गई कि प्रिंसली स्टेट को कि अगर आप इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, आप पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया में आके जुड़ रहे थे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डिक्लेयर किया गया यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो डिड नॉट कॉल कि यूज़ वर्ड ऑफ फेडरेशन, इसलिए इसका नाम फेडरेशन नहीं हुआ। तो द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, इसलिए इसका जो ये प्रिंसिपल था इंडियन यूनियन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 2-tier सिस्टम प्रोवाइड किया था ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ द इंडियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये जैसा कि हम लोग ने अभी लेक्चर 1 में पढ़ा था, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन जस्ट लाइक सेंट्रल, ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ वर्क हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में 2-tier सिस्टम। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो लेटर द 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया में तीसरी भी एक टीयर बनी जिसमें लोकल थी, लोकल में पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ आती थी। लेकिन अगर आप और जगह की बात करें, अमेरिका, यूएसए, तो कुछ प्लेस में कई जगहों में ऐसा है कि वहाँ पे इक्वल पावर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे स्टेट के हों, दोनों के पावर इक्वल हैं। और बट हमारे इंडिया में ये था कि बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, इसलिए पावर्स भी बहुत सारे डिवाइड किए गए और सबको डिवीज़न दिया गया। तो यहाँ पर भी है कि जो सेंट्रल का पावर वो सेंट्रल देखेगी, जो स्टेट का पावर वो स्टेट देखेगी, जो लोकल का है लोकल देखेगी। तो इस तरीके एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंड इंजॉय द सेपरेट जुडिक्शन, इसलिए सबका जुडिक्शन जो था वो सेपरेट था, दे हैव सेपरेट पावर। तो देयर आर 3 लिस्ट विच हैव डिस्ट्रीब्यूटेड पावर अमंग द गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट ने 3 लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड किया। द 3 लिस्ट आर यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ लेट्स सी। Now student, today we discuss for union and state government. There are 3-fold distribution of legislative powers: union list, state list and concurrent list. Now let's start. Now student, union list. Union list include the subject of national importance. यूनियन गवर्नमेंट को एक नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज देखने को मिला डिफेंस ऑफ द कंट्री, जो फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, जो भी चीज़ें बनेंगी वो सबके लिए एक यूनिफॉर्म होगी। बैंकिंग पॉलिसीज़, कम्युनिकेशन रिलेटेड, करेंसी, फॉरेन अफेयर, हर चीज़, डिफेंस रिलेटेड हर चीज़ एक यूनिफॉर्म होगी और वो सबके लिए होगी। तो ये यूनियन लिस्ट का डिसीजन था और ये यूनियन लिस्ट में इस चीज़ को रखा गया। दूसरी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस और है स्टूडेंट कि दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसीज ऑन दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि जो भी लिस्ट में जो भी ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई पॉलिसीज़ बनेगी तो वो एक यूनिफॉर्म होगी और वो सबको मतलब मानना रहेगा और सारी कंट्री में उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वो चाहे स्टेट हो चाहे लोकल हो, सारे टीयर्स को ये चीज़ फॉलो करना है हर लोगों को। The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. यहाँ पर एक और बात है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन लेना है तो वो यूनियन गवर्नमेंट अपने से रिलेटिंग डिसीजन ले सकता है, मेंशन है ये चीज़ यूनियन लिस्ट में।
कि अगर कोई पॉलिसीज़ या किसी रिगार्डिंग उसको कोई चीज़ एजेंडा चेंज करना है कुछ भी, तो वो यूनियन गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि वो अपने से रिलेटिंग सब्जेक्ट रिलेटिंग वो अपने यूनियन लिस्ट में मेंशन कर सकता है और यूनिफॉर्म पॉलिसी करेगा। ये चीज़ का ध्यान देना है स्टूडेंट। तो इसमें हमारी 3 इम्पोर्टेंस थी कि किस चीज़ पे वो डिसीजन लेगा, क्या इम्पोर्टेंस है, और जो भी करेगा वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ करेगा स्टूडेंट। और इसको ये भी है कि यूनियन गवर्नमेंट को कि अपने जो भी लॉ बनाएगा रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, ये भी इसके पास पावर था। Now student state list. State list contain the subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. ये decision state list ले सकता है। दूसरी चीज़ इसमें रखी गई, द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज। यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट अपने अलोन लॉज बना सकता है रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। Concurrent list. Concurrent list include the subject of common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade union, marriage, adoption and succession. यहाँ पर both decision ले सकते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में ये रखा गया था, इसमें ये डिसीजन था। और बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। यहाँ पर ये भी है कि ये लोग दोनों मिलके डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इफ़ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, अगर किसी भी लॉ को बनाने में कोई कन्फ्लिक्शन हो रही है, कोई बात मतलब मतभेद हो रहा है, तो उस टाइम पे द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। उस टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट कि यूनियन गवर्नमेंट फिर अपना सेपरेट लॉ बना के और जो भी वो लॉ बनाएगी उसी को प्रिवेल मिलेगा। ये मतलब उसको इम्पोर्टेंस दी गई है कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलके कोई चीज़ बना रही है और दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर किसी भी डिसीजन को लेना है और पूरे, तो एक यूनिफॉर्म फिर पॉलिसी आएगी और वो फिर जो यूनियन गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बना देगा वो सबको फिर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इफ़ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट, अगर किसी भी लॉ को बनाते समय कन्फ्लिक्ट हो रहा है विथ ईच अदर, तो लॉ मेड बाय द यूनियन, फिर यूनियन गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को बना देगी वो फिर प्रिवेल, वो सबको मानना रहेगा। तो आपने देखा कि कॉन्करेंट लिस्ट में इस चीज़ को इंक्लूड रखा है और यूनियन गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर डिसीजन लेंगी इस लिस्ट में। एजुकेशन रिलेटेड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो आज हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, यूनियन एंड स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। थैंक यू स्टूडेंट।